यस फ्रेंड्स, तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, उसमें एरर्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली दो टाइप की एरर होती हैं, उन्हें ही एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऐसा देखा जाता है that the jockey is moved from one end of the wire to the other, the deflection goes on increasing. ये प्राइमरी सर्किट है, ये वायर है, ये सेकेंडरी सर्किट है। यहाँ कोई एलिमेंट है जिसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज नापना है, और ये जॉकी वाला कनेक्शन है। ये वायर एंड ए है और ये एंड बी है, और ये फ्लोटिंग पॉइंट मान लीजिए सी है। तो जब हम सर्किट बनाते हैं ना, उसके जस्ट बाद हम इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं, और फिर जस्ट बाद यहाँ कनेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द अदर एंड। अगर दोनों बार डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब सर्किट सही है। पर अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ डिफ्लेक्शन अदर डायरेक्शन में है और यहाँ कनेक्शन करने पे अदर डायरेक्शन में है, उल्टा ये देखने को मिल रहा है कि डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। आप अगर इस एंड से जॉकी को लेके यहाँ जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। अगर डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, इस बात का मतलब ये है कि इस लूप में वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है। अगर डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जा रहा है तो इस लूप में वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, क्या है एक्चुअली, ये जो वायर है ना जिसकी लेंथ L है, दिस कैन बी सीन एज अ बैटरी ऑफ वेरिएबल वोल्टेज KL। अगर इस पोर्शन की लेंथ L है तो आप इतने वायर को KL वोल्टेज की एक बैटरी मान सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज की, के जहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब ये वाली जो बैटरी है ना, इसका हाई, इसके पॉजिटिव की वजह से ये एंड हाई है, इसलिए ये जो बैटरी है इसका भी मैं हाई यहाँ मान रहा हूँ। मतलब अगर मैं ऐसे दो पॉइंट की भी बात, जनरल के लिए दो पॉइंट की भी बात कर लूँ, और मान लीजिए इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो ये इसके कंपैरिजन में हायर वोल्ट पे होगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव के ये पास है ना। और अगर ऐसा केस है, ऐसा केस है, ये वो सेकेंडरी सर्किट है जिसके वोल्टेज को हम नाप रहे हैं। तो अगर ऐसा केस है ना, ये ऐसा, तो फिर कभी इस लूप में नेट वोल्टेज 0 हो जाएगा। पर बाय चांस अगर ये बैटरी उल्टी है, ये ऐसी बैटरी है मान लीजिए, अब जब आप इस लूप में KVL लगाएंगे तो ये दोनों बैटरी एक दूसरे की मदद कर रही हैं। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही केस में ये हो सकता है कि अगर आप इसका कनेक्शन यहाँ करें तो क्योंकि L बढ़ जाएगी तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, और एक वोल्टेज बढ़ जाएगा तो फिर तो सर्किट में करंट बढ़ता ही चला जाएगा। जरूर ये दोनों बैटरीज ऑपोजिट सेंस में है, ये तो कोई बैटरी है ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही अज्यूम कर ली है कि KL की बैटरी, एक्चुअली जरूर ये दोनों बैटरीज ऑपोजिट पोलैरिटी में। आइडियली इसका भी पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए और इसका भी पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए। प्राइमरी की बैटरी का पॉजिटिव भी यहाँ होना चाहिए और सेकेंडरी की बैटरी का भी पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए। दिस शुड बी हाई पोटेंशियल पॉइंट एंड दिस शुड बी लोवेस्ट पोटेंशियल पॉइंट ऑफ द एंटायर सर्किट। अगर ऐसा है तब तो सर्किट सही है। अगर आपने कनेक्शन बनाया और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में रिफ्लेक्शन कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये है कि ये दोनों बैटरियां एडिटिव हो गई हैं। इसे ऐसे जोड़ना चाहिए, ये बैटरी ऐसी होनी चाहिए। तो फिर एक सीधा सा तरीका ये है कि जरूर इन दोनों में से कोई एक बैटरी उल्टी जुड़ी है। आप किसी भी एक बैटरी के टर्मिनल को पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए, आप इसको पलट दीजिए, ये शायद ऐसी है। अगर प्राइमरी ने यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट पैदा किया है, अगर प्राइमरी का ये पॉजिटिव पॉइंट है तो सर्किट का ये हाई पोटेंशियल पॉइंट ये हो गया, तो ये हाई पोटेंशियल पॉइंट हो गया। अगर आप ऐसा पा रहे हैं कि इसके कनेक्शन जॉकी को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन उसकी ये है, रिवर्स द टर्मिनल्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी या सेकेंडरी बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स कर दीजिए,
reverse the terminals of primary और secondary बैटरी। ठीक है, जो दोनों बैटरीज हैं इनके पॉजिटिव यहाँ आने चाहिए, जो दोनों बैटरीज हैं इनके पॉजिटिव सेम पॉइंट पे आने चाहिए। अगर गलत कनेक्शन हो गए तो जैसे जैसे आप इस एंड से दूसरे एंड तक जाते जाएंगे डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाएगा। अगर एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है तो एक बैटरी के टर्मिनल्स पलट दीजिए। दूसरा डिफेक्ट ये है कि हम ये पाते हैं कि व्हेन द जॉकी इज मूव्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द वायर, डिफ्लेक्शन कम तो होता जा रहा है, बट पूरे वायर के दूसरे एंड पे भी चले जाते हैं तो भी डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होता, does not become zero even at the other end of the wire। अब इसका मतलब ये है कि अगर प्राइमरी 12 वोल्ट की है और इंटरनल रेजिस्टेंस पे मान लीजिए 1 वोल्ट गिर रहा है, तो आप जानते हैं कि वायर पे 11 वोल्ट गिर रहा है। ठीक है, अब अगर जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो सपोज जो आप बैलेंस करना चाह रहे हैं मान लीजिए वो भी 12 वोल्ट है, तो फिर क्या होगा, जब आपका कनेक्शन यहाँ है तो इस पॉइंट अभी इतने वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और ये है 12 वोल्ट, तो सर्किट में इस समय 11 वोल्ट के कारण करंट बहेगा। ठीक है, जब मैं यहाँ आ जाऊंगा, ये भी यहाँ आ जाऊंगा, तो इतने वायर के अक्रॉस वोल्टेज है, मान लीजिए मैं वायर के मिड पॉइंट पे आ गया, सपोज मैं वायर के मिड पॉइंट पे आ गया, तो वायर पर वोल्टेज गिर रहा है, इतने लेंथ ऑफ द वायर पे वोल्टेज गिर रहा है 5.5 वोल्ट, यहाँ 5.5 वोल्ट है और यहाँ 12 वोल्ट है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो इस लूप में करंट सर्कुलेट कर रहा है वो 12 माइनस 5.5 या 6.5 वोल्ट है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेकेंडरी लूप में करंट भेजने के लिए जिम्मेदार है वो कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं इवन इस एंड पे भी आ जाऊं, इस एंड पे भी आ जाऊं, तो इस पूरे इसका वोल्टेज है 11 वोल्ट और उसकी पोलैरिटी आप जानते हैं ऐसी है, जो मैक्सिमम वोल्टेज वायर के अक्रॉस गिर रहा है वो ये है। अब ये इधर 12 करंट भेजना चाह रही है और ये इसके हिसाब से दोनों बैटरी सर्किट में नेट वोल्टेज 1 वोल्ट का बचा, ये दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी में है, तो वोल्टेज कम हो गया तो करंट और भी कम हो गया। पर अगर ये बैटरी, अगर ये सेकेंडरी बैटरी 8 वोल्ट की होती, वायर के अक्रॉस 11 वोल्ट गिर रहा है, अगर ये बैटरी 8 वोल्ट की होती तो कहीं ना कहीं यहाँ बैलेंस आ जाता। ये 11 वोल्ट है, अगर यहाँ 8 वोल्ट होता किसी वायर के किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट होता तो वहां ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते। अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, कहीं भी जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज आप नाप रहे हैं, ES बोल देता हूँ इसको, जो अननोन वोल्टेज का फ्लॉ ये है, गलती ये है कि अननोन वोल्टेज in the secondary circuit is greater than potential difference across wire। पूरे वायर पे जो वोल्टेज गिर रहा है वो 11 वोल्ट है, तो 11 वोल्ट तक के तो वोल्टेज नाप सकता है, और अगर आप यहाँ 12 वोल्ट लगा दोगे, 13 वोल्ट लगा दोगे, तो फिर यही होगा आपके सामने जो देख रहे हैं। इसका मतलब अगर डिफ्लेक्शन कम होता चला जा रहा है पर कहीं भी जीरो नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है कि आपका अननोन वोल्टेज थोड़ा ज्यादा है, तो आप प्राइमरी बैटरी का वोल्टेज बढ़ाइए। ये लिखते हैं इसकी रेमेडीज क्या क्या हैं। ऑलराइट, देखिए इसकी सोल्यूशन एक ये हो सकती है कि हम लोग चाहते हैं कि वायर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा गिरे। इसका तरीका ये है कि वायर का रेजिस्टेंस तो खैर कांस्टेंट है, तो वायर में से जाने वाला करंट बढ़ा दो। अगर वायर में से जाने वाला करंट बढ़ा दिया तो IR उसका बढ़ जाएगा। करंट टू द वायर शुड बी इंक्रीज टू इंक्रीज द IR। मुझे वायर का वोल्टेज बढ़ाना है, वायर का वोल्टेज है IR। फॉर दिस द प्राइमरी बैटरी ऑफ हायर EMF शुड बी टेकन। आप प्राइमरी बैटरी ज्यादा वोल्टेज की ले लीजिए ताकि वायर में ज्यादा वोल्टेज गिरे, और वो सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। वायर पे जो वोल्टेज गिरना चाहिए ना, वो सेकेंडरी वोल्टेज से हमेशा थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। ओके,
इसका दूसरा रेमेडी ये है, अगर मान लीजिए आप प्राइमरी बैटरी चेंज नहीं कर सकते, बैटरी तो आपको जो एक बार दे दी तो दे दी, लैब असिस्टेंट ने, अब आप वो चेंज नहीं कर सकते, ना तो आप उसका ईएमएफ चेंज कर सकते हैं, ना आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ऐसा होता तो है कि आप ज़्यादा वायर सर्किट में इंक्लूड कर लें, आप ज़्यादा वायर सर्किट में इंक्लूड कर लें तो बैलेंस, तो टोटल लेंथ आपको आपकी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियोमीटर वायर जो है ना वो आप सर्किट में ज़्यादा इंक्लूड कर लीजिए, उससे भी वही हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। अगर आप वायर बढ़ा लेंगे ना, वायर बढ़ा लेंगे तो ये तो आप नहीं बढ़ा सकते प्राइमरी का, ये तो नहीं चेंज कर सकते, और अगर आप वायर बढ़ा लेंगे तो प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वायर का लेंथ, रेजिस्टेंस तो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बैटरी से चलने वाला करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो यहाँ ड्रॉप कम हो जाएगा। तो अगर 12 वोल्ट की बैटरी थी तो हो सकता है हम चाहेंगे कि यहाँ 0.1 वोल्ट ही गिरे, तो 11.9 वोल्ट वायर पे गिर जाएगा। अब आप कम से कम सेकेंडरी वोल्टेज 11.9 वोल्ट तक के तो नाप सकते हैं, ठीक है। क्या करिए, अगर आप वायर की लेंथ बढ़ा लेंगे, वायर की लेंथ बढ़ा लेंगे तो आप वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा लेंगे, इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा लेंगे, प्राइमरी का करंट कम कर लेंगे, करंट कम कर लेंगे तो यहाँ का ड्रॉप कम हो जाएगा, तो यहाँ का ड्रॉप कम हो जाएगा तो यहाँ का ड्रॉप बढ़ जाएगा। इस वोल्टेज को, वायर के अक्रॉस वोल्टेज को आई इंटू आर से न सोचें, क्योंकि आप वायर की लेंथ चेंज कर रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो करंट भी चेंज कर रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल हैं, उससे इसका डिसीजन ना लें कभी भी। इसमें फायदा ये है, अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस लेता हूं तो कम से कम आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो प्रिफर्ड मेथड ये है, ठीक है, वायर की लेंथ बढ़ा लीजिए, सर्किट का करंट कम हो जाएगा, यहाँ ड्रॉप कम हो जाएगा तो यहाँ करंट बढ़ जाएगा। जो लेंथ आप इंक्लूड कर रहे हैं उसको बढ़ा लीजिए। रटने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि यार मेरा बैलेंस आते आते ही बस रुक गया, बैलेंस आने ही वाला था, मैं जब यहाँ से यहाँ जा रहा था ना, मैं जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो बैलेंस कम होता जा रहा था, और जब मैं यहाँ आ गया तो बस थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बच रहा है, बैलेंस आते आते रह गया बस। अगर बैलेंस आते आते रह गया ना, अगर बैलेंस आते आते रह गया तो इसका साफ मतलब है कि अगर मैं थोड़ा वायर और होता, थोड़ा वायर और होता तो बैलेंस आ जाता है। तो बस उससे आप याद कर लीजिए कि बैलेंस आते आते रह गया मतलब वायर कम पड़ गया, तो वायर बढ़ा लीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस, इनमें से कोई 2 या 3 आंसर सही हो सकते हैं। एक कहेगा वायर का रेजिस्टेंस वायर में से बहने वाला करंट बढ़ा लो, एक कहेगा वायर में से बहने वाला करंट बढ़ा लो, एक ऑप्शन कहेगा कि प्राइमरी बैटरी का ईएमएफ बढ़ा लो, और एक ऑप्शन कहेगा कि वायर की लेंथ बढ़ा लो। तो डिपेंड करता है कि इस तरह से क्या ऑप्शन दिए हैं। सारी बातें फिलहाल तो सही हैं, सारे ऑप्शन नहीं देगा वो। नॉर्मली आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आप बैटरी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए तो मान लीजिए सारे ऑप्शन दिए हैं तो फिर सेकेंड आंसर बेटर है कि वायर की लेंथ बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप बैटरी को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। आप लैब के बाहर जाके, मार्केट में जाके बैटरी थोड़ी ना खरीद के लाओगे। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी। हालांकि एक्यूरेसी एक अलग चीज़ है और सेंसिटिविटी एक अलग चीज़ है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी जो रीडिंग आप ऑब्टेन कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, और सेंसिटिव का नॉर्मली तो ये मतलब होता है कि जरा सा भी आउट ऑफ बैलेंस हो, जरा भी आप नल पॉइंट के आगे पीछे हो तो डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़बरदस्त हो जाए। अगर जरा भी आप नल पॉइंट से दूर हो और डिफ्लेक्शन उसे बहुत बड़ा चढ़ा के बताए गैल्वेनोमीटर, तो वो हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, जो बात बड़ा चढ़ा के, जो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जो कि वो 4 लगा के भेजते हैं, तो जरा सी बात का पहाड़ बना लेते हैं, वो सेंसिटिव लोग हैं। और एक्यूरेसी मतलब जो रीडिंग हमारी आ रही है वो एग्जैक्ट रीडिंग के एक्चुअली काफी करीब है। तो एक बात तो पहले ही हम जानते हैं कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, पोटेंशियोमीटर ऑलवेज रीड्स अ लिटिल लेस। वोल्टमीटर में, पोटेंशियोमीटर में तो बहुत ही कम एरर होती है। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक्चुअली इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पहले हम इसमें लेंथ नापते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज नहीं नापते, हम लेंथ नापते हैं और लेंथ को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले, और उससे पोटेंशियल नापते हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो वो लेंथ के नापने में ही हो रही है बस, बाकी तो के की तो कैलकुलेशन है।
तो लेंथ के नापने में हमसे क्या गलती हो सकती है, वो टोटल एक्यूरेसी डिसाइड करती है। देखिए हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली लेंथ नापते हैं मीटर स्केल की मदद से। तो हम लोग जो लेंथ के नापने में एरर कर सकते हैं वो हद से 1 मिलीमीटर की कर सकते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। अगर मैं बिल्कुल सामने से देखूंगा तो कोई एरर नहीं होगी, थोड़ा साइड में से देखूंगा तो 1 मिलीमीटर की होगी। अगर बिल्कुल ही नशे में ही रीडिंग ले रहा हूँ तो 2-3 मिलीमीटर तक की भी रीडिंग हो सकती है एरर। एनीवे मिलीमीटर्स की ही होगी। अब अगर टोटल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और उसमें 1 मिलीमीटर की गलती हो गई तो परसेंटेज एरर थोड़ी ज्यादा निकल आएगी। पर 5 मीटर नापने में 5 मीटर नापने में अगर आपने 1 मिलीमीटर की गलती की तो एरर तो नेग्लिजिबल है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि परसेंटेज एरर कम से कम हो। अब जितनी परसेंटेज एरर लेंथ के नापने में होगी उतनी परसेंटेज एरर पोटेंशियल के नापने में भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अगर मैं चाहता हूँ इसमें परसेंटेज एरर कम हो इसमें, तो इसमें भी परसेंटेज एरर कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि टोटल बैलेंसिंग लेंथ शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। जहां बैलेंस ऑब्टेन करें दैट शुड बी लार्ज। टोटल बैलेंसिंग लेंथ शुड बी लार्ज। टोटल बैलेंसिंग लेंथ, इसे स्मॉल एल से लिखता हूँ, इसलिए चलो ऐसा लिख देता हूँ, टोटल बैलेंसिंग लेंथ शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। बैलेंसिंग जहां हमारा आ रहा है वो अगर ज्यादा आएगा तो फिर 1-8 मिलीमीटर की गलती हो भी गई तो परसेंटेज जरा कम होगी। टोटल बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा हो, अननोन वोल्टेज जो आप मेजर कर रहे हैं वो तो सेम ही है, तो के कम होना चाहिए, के शुड बी लेस, के कम होना चाहिए। अब के का फॉर्मूला होता है वी वायर अपॉन एल वायर। तो अब वी वायर बड़े से बड़ा होना चाहिए। वी वायर ये सॉरी आप चाह रहे हैं कम हो, तो वी वायर कम से कम हो और एल वायर ज्यादा से ज्यादा हो। इसीलिए हम इसे 10 मीटर तक का प्रोविजन रखते हैं कि जितनी हमारी मर्जी होगी उतना हम ले लेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर तो हम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, वी वायर हम एक लिमिट से कम नहीं कर सकते। ये वोल्टेज अक्रॉस द वायर शुड बी मोर देन द सेकेंडरी वोल्टेज बीइंग मेजर्ड। सो हम ये बोलेंगे वी वायर शुड बी जस्ट ग्रेटर देन, कम तो होना चाहिए पर एक लिमिट से कम भी नहीं होना चाहिए, शुड बी जस्ट ग्रेटर देन सेकेंडरी अननोन वोल्टेज। जो सेकेंडरी सर्किट में अननोन वोल्टेज है, वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज गिरे वो उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो इसकी समरी ये है, इसकी समरी ये है, नंबर 1 एल को बढ़ाइए, बैलेंसिंग लेंथ को। नंबर 2 टोटल लेंथ बढ़ाइए और नंबर 3 के कम से कम रखिए। ग्रेडियंट कम से कम होना चाहिए, ग्रेडियंट कम से कम होना चाहिए और लेंथ दोनों ज्यादा होनी चाहिए। बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए, टोटल लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए और ग्रेडियंट कम से कम होना चाहिए। इसको रट लीजिए फाइनल आंसर को। तो हम इस बात को इस तरह समराइज कर सकते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ानी है तो लगन बढ़ाइए, आप सारे एल बढ़ाइए, अपनी सारी लगन बढ़ाइए और कामचोरी को घटाइए, तो आपकी इन जनरल एक्यूरेसी बढ़ेगी। लगन बढ़ाइए, सारे एल बढ़ाइए और कामचोरी कम करिए। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं पोटेंशियोमीटर के यूजेस। पहला हम पढ़ रहे हैं टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल। हम ईएमएफ नापना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। जो V = E - IR होता है ना, उसमें हम E के नापने की बात कर रहे हैं और ये हम वोल्टमीटर से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टमीटर जब कोई भी रीडिंग देगा तो वो कुछ करंट तो ड्रॉ करेगा। यहाँ पे जब रीडिंग आती है तो कोई करंट ड्रॉ नहीं होता, तो हम यहाँ ईएमएफ नाप पाते हैं। यही हमारा प्राइमरी सर्किट है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ पे वो सेल है आपको जिसका ईएमएफ नापना है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये कनेक्ट कर दीजिए। सपोज यहाँ बैलेंस आ रहा, ये लेंथ आपने नाप ली, बैलेंस जब आता है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होता, तो ये सेल का जो अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उस पर कोई ड्रॉप नहीं होता। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई ड्रॉप नहीं होता, आप सेकेंडरी सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे। ये सेकेंडरी सेल ओपन सर्किट में है, तो ओपन सर्किट में है तो जो आप नाप रहे हो वो वोल्टेज है ना, जब वोल्टेज ओपन सर्किट होता है वो ES है और वो डायरेक्टली K इंटू बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है,
no current is drawn from secondary cell. At balance, no current is drawn from secondary cell. So no drop across E internal resistance. तो जो वोल्टेज है वो E माइनस आई आर में E के बराबर है। तो जो आप K इंटू एल से ऑब्टेन कर रहे हो वो सेल का EMF है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। किसी भी और तरीके से अगर आप सर्किट कंप्लीट करोगे तो सेल से करंट तो ड्रॉ होगा, तो अंदर कुछ वोल्टेज तो गिर जाएगा, जो आप नापोगे अक्सर वो V होगा। पर यहाँ रीडिंग तब आती है जब रीडिंग नहीं आती है, मतलब जब डिफ्लेक्शन नहीं आता है। जब डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो उस पूरी ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो अंदर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, इसलिए जो आप नाप रहे हो वो E है। एग्जैक्ट EMF तो आप शायद किसी भी और तरीके से नहीं नाप सकते सिवाय पोटेंशियोमीटर के। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि वंस बैलेंस इज ऑब्टेन्ड, एक बार बैलेंस आ गया, एन एडिशनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, सो हाउ विल द बैलेंस बी अफेक्टेड। यहाँ पे हमने एक एडिशनल रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, तो बैलेंस पे क्या फर्क। ओके, क्या है कि अभी भी तो एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ये जितना जुड़ा हुआ है ये किसी काम का नहीं है। बैलेंस अगर आ रहा है तो बैलेंस में सेकेंडरी में कोई करंट नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिए, प्राइमरी सर्किट में कभी भी करंट जीरो नहीं होता, पोटेंशियोमीटर वायर में कभी भी करंट जीरो नहीं होता। हाँ, इसमें करंट जीरो होता है बैलेंस पे। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस पहले से था, अब आप उसी को बढ़ा रहे हो के, तो उसके होने ना होने का कभी कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आई जीरो है। सेकेंडरी सर्किट का करंट जीरो है, तो अगर आप यहाँ आर बढ़ा भी लेंगे तो भी आप नापेंगे EMF ही, बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी सवाल में हम ये चेंज कर देते हैं कि वन बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एन एडिशनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी के सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, अब बैलेंसिंग लेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी। देखिए, अगर आप यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं प्राइमरी के सीरीज में तो ठीक है, आर डैश हो गया, ये EP है। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे ड्रॉप देखना चाहिए, सीधे यहाँ नहीं जाना चाहिए। बेसिकली पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया, तो जो करंट है ना प्राइमरी का करंट है वो डिक्रीज हो गया। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए आप यहाँ की बात भी कर सकते हैं, I इंटू आर से V वायर। अल्टीमेटली हमें आना तो एक्चुअली ग्रेडियंट पे ही। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले यही सोचें कि इससे ग्रेडियंट पे फर्क पड़ रहा है क्या। जैसे कि हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया था, तो आपको सोचना था इससे K पे वायर के ग्रेडियंट पे फर्क पड़ा क्या। अभी मैं यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूँ, तो आपको ये देखना है कि इस पर क्या फर्क पड़ रहा है, इसके वोल्टेज पर। तो हाँ, सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया और प्राइमरी सर्किट का जो करंट है वो कम हो गया, इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V वायर कम हो गया। अभी क्या होता है V वायर अपॉन L वायर, तो K कम हो गया। अच्छा, अननोन वोल्टेज जो है ना, V अननोन वो अभी भी सेम है, जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो अभी भी सेम है, तो अननोन वोल्टेज होता है KL। अभी K कम हो चुका है तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हुआ, यहाँ होने वाला ड्रॉप कम हुआ या यहाँ का ड्रॉप ज्यादा हुआ। नहीं, ये गलती हो गई। अब मैंने अगर इसको सोच लिया तो गलती हो गई। मैंने कहा कि रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हुआ, तो फिर मैंने ये कह दिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस शायद मान लिया सेम है, करंट कम हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ, या गलत हो गया, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ है। अभी जो कांस्टेंट है उसी को पकड़ो, अभी ये कांस्टेंट है, करंट कम हो गया है और ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसका वायर के अक्रॉस गिरने वाला वोल्टेज कम हो गया है, ग्रेडियंट कम हो गया है, K कम हो गया है, अननोन वोल्टेज सेम है, तो अब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ानी पड़ेगी आपको, बैलेंस थोड़ा दूर आएगा।
चलिए अब हम पढ़ रहे हैं वही बात एक बार फिर से, टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। मतलब प्राइमरी बैटरी होगी, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये पोटेंशियोमीटर वायर होगा। यहाँ मेरे पास दो सेल, एक E1 है और एक E2 है, और एक इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन करता हूँ मैं इसका, गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन किया हुआ है मैंने इसका। एक बार बैलेंसिंग लेंथ यहाँ आ रही है, इसका जब मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन किया तो बैलेंसिंग लेंथ मेरी यहाँ आ रही है L1, स्मॉल L1, और फिर इसका भी आप उसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन कर दीजिए, इसका हटा दीजिए, और अब बैलेंसिंग लेंथ मेरी आ रही है L2। एक के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 आ रही है और दूसरे के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आ रही है। एक के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 आ रही है, दूसरे के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 आ रही है, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 है। तो बस E1 जो है वो KL1 है और जो E2 है वो KL2 है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। बस इतनी सी बात है। दो सेल्स के हमें ईएमएफ कंपेयर करने हैं, ये तरीका है। और जरूर वो पूछ लेगा इस समय कि अगर आपको दिख रहा है कि L2 L1 से बड़ा है तो आप बताइए E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। तो फिर हम बोलेंगे जिसकी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, क्योंकि K तो सेम है। वो पूछेगा बैलेंस, बैलेंस रहेगा, पहले यहाँ आ रहा था, बैलेंस पहले यहाँ आ रहा था, फिर मैं हायर ईएमएफ का सेल ले आया, तो पूछेगा बैलेंस पॉइंट कहाँ ऑब्टेन होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द अर्लियर बैलेंस पॉइंट या टुवर्ड्स राइट ऑफ द अर्लियर बैलेंस पॉइंट। तो अगर आप ज्यादा ईएमएफ को बैलेंस कर रहे हो तो आंसर आएगा टुवर्ड्स राइट ऑफ द अर्लियर बैलेंस पॉइंट, टुवर्ड्स राइट ऑफ द अर्लियर बैलेंस पॉइंट। मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल ऐसा बन जाता है, कहता है जब दो सेल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर पे तो बैलेंसिंग लेंथ L1 है, और जब दो सेल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो उस समय बैलेंसिंग लेंथ L2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द ईएमएफ्स। तो रेशियो ऑफ द ईएमएफ्स नाम सुनते ही साथ हमारे दिमाग में हो सकता है ये कौन जाए, इसलिए मैं दोनों साथ साथ करा रहा। रेशियो निकालना है, उसका हमेशा यह मतलब नहीं है कि E1 by E2 is equal to L1 by L2। इस केस में तो E1 by E2 is equal to L1 by L2, पर ये केस थोड़ा सा अलग है। पर पेपर हॉल में हम कहाँ देखते हैं, हम तो लास्ट लाइन पढ़ा हमने, ईएमएफ का रेशियो मांग रहा है, एक ऑप्शन L1 by L2 दिख भी रहा है, उसके बाद तो हम सवाल ढंग से पढ़ते ही नहीं। एक बार अपना ओपिनियन बना लिया ना, उसके बाद अगर सवाल पढ़ भी लोगे आप तो आप ढूंढ नहीं पाओगे इन दोनों में अंतर। आपको सवाल में या लेंस दिए तो आपके जो आंसर आएंगे वो लेंस के टर्म्स में आएंगे। हमारा कहना है कि मान लीजिए कि शायद पहला ये केस यहाँ रहा होगा, ऐसा दोनों, ये दोनों बैठे हैं दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये दोनों, ये E1 है और ये E2 है। तो मेरी पहली इक्वेशन बन रही है E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, और दूसरी इक्वेशन बन रही है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। हो सकता है वो आपको बता दे कि L2 बड़ा है कि L1 छोटा है, कि L1 बड़ा है। अभी तो मैं यही मान लेता हूँ कि चलो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये तो L2 तो छोटी आएगी, L2 तो हमेशा कम ही आएगी, क्योंकि आप कम वोल्टेज को बैलेंस कर रहे हो। और E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, ये वो हो सकता है सवाल में आपको बता दो। अभी तो मैं उन्हें उठा के डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्रेडियंट के बारे में कोई जानकारी है तो है नहीं, तो ग्रेडियंट को एलिमिनेट करना है, ये ऐसा हो। पर मेरे को निकालना था E1 बाई E2, तो E1 बाई E2 ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपन L1 माइनस L2। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, चिंता की बात यही है कि आप ये ना सोचें, ये ना सोचें कि आंसर दो सेल्स के ईएमएफ को कंपैरिजन का सवाल था। फाइंड द रेशियो ऑफ द ईएमएफ यहाँ भी पूछेगा, पर ये इक्वेशन बनाइए कि पहले जो आप वोल्टेज बैलेंस कर रहे हैं वो ये है और बाद में जो आप वोल्टेज बैलेंस कर रहे हैं वो ये है। बस मैं आपको पोटेंशियोमीटर का थर्ड यूज पढ़ा रहा हूँ, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, और ये पोटेंशियोमीटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। इसमें न्यूमेरिकल सिंपल बनता है परंतु बहुत आता है एग्जाम। अब हमारा ये कहना है कि आप प्राइमरी सर्किट तो वैसे ही एस्टैब्लिश करिए जैसे आप करते थे। यह है प्राइमरी सर्किट,
और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर। फिर आप पहले एक सेल के, ये सेल है ई एस है, तो खाली ई है, चलो इसको तो हम कुछ खास लिख ही नहीं रहे, ये ई है और ये इंफ्रारेड आर है। पहले हम इसका एक बैलेंस ऑब्टेन कर लेते हैं और बैलेंसिंग लेंथ नोट कर लेते हैं। आप जानते हैं अभी जब बैलेंस आ रहा है तब तो आप ईएमएफ नाप रहे हैं, क्योंकि इस समय सेल ओपन सर्किट में, और ओपन सर्किट वोल्टेज सेल की ईएमएफ के बराबर होता है। ये ओपन सर्किट में इसलिए है क्योंकि आप इस सेल से कोई करंट ड्रॉ कर ही नहीं रहे। इस सेल से तो करंट ड्रॉ करते हो हमेशा, जब बैलेंस आता है तो आप इस समय इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, इसका करंट कहीं भी नहीं जा रहा, तो ये सेल ओपन सर्किट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हमने यहाँ शंट कर दिया। सेल इज शंटेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। फर्स्ट बैलेंस इज obtained और बैलेंसिंग लेंथ मान ली L1 है। नाउ द सेकेंडरी सेल इज शंटेड बाय पैरेलल। शंट मतलब पैरेलल, शंट मतलब फायदे से पैरेलल होता है। बस तो अब ये क्या है, यहाँ तो करंट भेजेगा ना भाई, इसका करंट गैल्वेनोमीटर में से नहीं जाएगा अगर डिफ्लेक्शन बाद में भी नहीं आ रहा तो। अगेन हम ये बैलेंस इज obtained अगेन, बैलेंस इज obtained अगेन। C8L2। अब एक्चुअली ये यहाँ तो करंट भेज ही रहा है, तो सेल से करंट चल रहा है, तो अब सेल ओपन सर्किट में नहीं है और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप वो बैलेंस कर रहे हो। नाउ वी आर बैलेंसिंग potential difference across terminals, across the terminals of the cell। भाई पहले ये सेल बिल्कुल कहीं भी करंट नहीं भेजता था, अब कम से कम यहाँ तो भेज रहा है ना, ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया ना, तो इसके अंदर तो इस रेजिस्टेंस पे तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो ही जाएगा ना। तो अब जो आप बैलेंस कर रहे हो वो सेल का वी है, तो ये रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट आना चाहिए कि टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आप कम वोल्टेज को नाप रहे हो तो अब बैलेंस विल बी obtained टुवर्ड्स लेफ्ट, बैलेंस विल बी obtained टुवर्ड्स लेफ्ट। बस बैलेंसिंग लेंथ अब कम होगी। पहले जो आप नाप रहे थे वो था E और वो था KL1, अब जो आप नाप रहे हो वो V और वो है KL2। स्मॉल आर का एक फॉर्मूला होता था कैपिटल R इंटू E बाई V माइनस 1। बस तो स्मॉल आर जो कैपिटल R इंटू E के करस्पॉन्डिंग है बिग लेंथ अपॉन V के करस्पॉन्डिंग है स्मॉल लेंथ माइनस 1। ये हो गया कहानी। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। स्मॉल आर जो कैपिटल R इंटू E बाई V माइनस 1। E आप पहले बैलेंस कर रहे थे, E था KL1 और अब आप V बैलेंस कर रहे हो, बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी, बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी, ये है L2। पहले हम लोग E नाप रहे थे तो पहले बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आती थी, अब जब ये कहीं करंट भेज रहा है तो अब हम V नाप रहे हैं, और जब सर्किट क्लोज होता है और सेल डिस्चार्ज होता है तो V इज लेस देन E। जब V E से कम होता है तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम आएगी। पहले आप E बैलेंस कर रहे थे, अब आप V बैलेंस कर रहे हो, और क्लोज सर्किट में जब सेल डिस्चार्ज होता है तो V कम होता है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी अब कम आएगी। इसके न्यूमेरिकल्स में बस वो आपको ये बताएगा कि जब मैंने इससे सर्किट कंप्लीट कर दिया, यहाँ कैपिटल R लगाया है, जब इससे सर्किट कंप्लीट कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर से चेंज करनी पड़ती है। तो आप समझ रहे हैं कि बैलेंसिंग लेंथ अब आपको घटानी पड़ेगी। वो कोई एक लेंथ देंगे और दूसरी लेंथ डायरेक्ट नहीं देंगे, बोलेंगे इतने से चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो चेंज लेंथ है वो प्लस करके आएगी कि माइनस करके आएगी। अगर
पहले ई बैलेंस कर रहे थे और अब वी बैलेंस कर रहे हैं, तो अब नई बैलेंसिंग लेंथ पुरानी बैलेंसिंग लेंथ माइनस द चेंज है। इस तरीके से बेसिक पोटेंशियोमीटर की थियोरी से रिलेटेड सारे डिस्कशन समाप्त होते हैं और हम अगली क्लास में बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की।